हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम सीटेट उर्दू लैंग्वेज जो होता है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये सीटेट जो आपका 12 दिसंबर को हुआ था 2019 में, उसका जो फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर का सेकंड लैंग्वेज हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है? उर्दू फर्स्ट। तो ये जो होगा आपका उर्दू फर्स्ट पेपर का जो सेकंड लैंग्वेज होगा हम उसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है कि 1 to 5th का यानी प्राइमरी का जो पेपर होता है और जिसमें लैंग्वेज जो बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करते हैं उसका या फिर जो सेकंड लैंग्वेज चूज़ करते हैं उसका। तो इससे पहले पेपर फर्स्ट का हमने फर्स्ट लैंग्वेज कर लिया है। क्या मतलब कि हमने एक लैंग्वेज सॉल्व कर दिया है और ये हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसे आप देख लीजिए। तो आज का ये जो मेरा सेशन है सीटेट पेपर फर्स्ट का सेकंड लैंग्वेज जो है उसको हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल तफसील से डिटेल से जानते हुए चलेंगे। अगर एक वीडियो आप देख ले रहे हैं और समझ ले रहे हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सीटेट क्या कहता है? सीटेट को नॉलेज बेस के क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, बल्कि कॉन्सेप्चुअल जो होता है, पेडागोजी होता है, तरीक़े तदरीस के बेस पे सारे सवालात होते हैं। तो पहला वीडियो मैंने जो बनाया है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, उसे भी आप देखिए। और जो सेकंड लैंग्वेज जो चूज़ किए हैं वो भी देखें। और दोनों लैंग्वेज कोई भी आप सा रखे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज, पेपर फर्स्ट में पेपर सेकंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। गोया कह लिया जाए कि चारों पेपर फर्स्ट का फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज, पेपर सेकंड का फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज, चारों एक ही जैसे होता है। देयर इज़ नो मोर डिफरेंस इन देम। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, 9-10 का फ़र्क होता है। किसी एक की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो हम कोशिश अभी कर रहे हैं कि प्रीवियस पेपर को पहले सॉल्व करें, उसके बाद हम फिर जब पेडागोजी पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें से पूरा डाउट आपका क्लियर होता जाएगा। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। ये जो आपका ऊपर डेट दिया हुआ है ये डेट है, उस डेट का पेपर है। अगर आपको इस डेट का चेक वीडियो देखना है तो इसको देख लीजिए। यहाँ पढ़ते हैं, पहले कुछ नसीहत दिया होता है, यहाँ पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर परीक्षार्थी हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5th सवाल नंबर 121 ता 150 यानी 121 लेके 150 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान सेकंड का ऑप्शन उर्दू चुना है। अगर आप ऑप्शन फर्स्ट चुने हैं तो आपको देना पड़ता है 91 से लेके आपको 120 तक आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आप सेकंड चूज़ किए हैं तो आपका ये हो जाता है आपका 121 से लेके 150 तक का हो जाता है। तो ये फ़र्क है फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में। ये थोड़ा सा बेसिक फ़र्क है, इसे भी जानना ज़रूरी है, वरना वहाँ पे पता नहीं चल पाता कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, सेकंड लैंग्वेज क्या है। चलिए अब सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसमें जो होता है आपका 15 नंबर जो होता है, ये 15 नंबर आपका पैसेज का होता है। 7 नंबर 8 नंबर करके 2 पैसेज होता है। किसी किसी में नज़्म और नसर कर दिया जाता है या किसी किसी में आपका दोनों नसर ही पे मुनहसर हो जाता है। तो ये आज का जो है मेरा सेकंड लैंग्वेज, ये दोनों आपके नसर हैं, नसर हैं जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, नसर के क्वेश्चंस को हल करने से पहले हम सवालात को पढ़ लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, हिदायत को देखते हैं। हिदायत को थोड़ा समझते हुए चलेंगे। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मुतबादिल कहते हैं अल्टरनेट को, ठीक है, जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसके हवाले से बात की जा रही है। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक बने रहिए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। अगर आप उर्दू को ऑप्शन लैंग्वेज चूज़ किए हैं सीटेट में और आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसके बाद आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा, बल्कि फुली 100% आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हिदायत में यही कहा गया कि मुतबादिल आंसर्स करना, ये आपका पैसेज है। पैसेज को हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम सवालात को देखेंगे, सवालात में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद पैसेज को पढ़ने में आसानी होती है। 121 देखते हैं, ख़ास का मुतज़ाद क्या है। ठीक है, पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली क्वेश्चंस पढ़ते जाना है, आंसर आप पैसेज पढ़ने के बाद दीजिएगा। 122 में कहा जा रहा है सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किया जाता है। ये पैसेज में आपको मिल जाएगा, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पैसेज को आपको गौर से पढ़ना है, उसमें से एज इट इज़ निकाल के आपको फिल कर देना है। इंसान कब आराम का तालिब होता है, ये भी। तो ये चीज़ें पढ़ने के बाद पता चलेगा कि किन किन हवाले से पूछा है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, क्या पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। 124 में देख रहे हैं निकोटियन इंसान के किस निज़ाम में हैजान पैदा करता है। चलिए ये भी सही है। आगे देखते हैं फिर और क्या पूछा जा रहा है।
125 में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है, ये भी आपका पैसेज में मिल जाएगा। 126 में देखते हैं जिसमें कि किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, ये आपका पैसेज में बताया गया किसके लिए। पैसेज में जो बताया गया आपको वही वर्ड डालना है, इसमें जो से कहते हैं ना कॉम्प्रहेंशन चेक करना आपका कि आपके अंदर तफहीम कितनी है, बातों को समझने की क्षमता कितना है, ये बताया जाता है। 27 नंबर देते हैं 127, सिगरेट के धुएं से अतराफ़ के लोगों को क्या पहुंचता है, ये भी आपका पैसेज में है। और 128 नंबर देखते हैं नुकसान की जमा क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पैसेज में मिल जाएंगी। अब पैसेज की तरफ हम चलते हैं, अब हम पैसेज की तरफ चलेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आंसर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आसानी से आपका आंसर हल हो जाएगा। ये तरीका है आपका, कोई सा भी आप चाहे हिंदी को ऑप्ट किए हो, चाहे इंग्लिश ऑप्ट किए हो या उर्दू ऑप्ट किए हो, अगर आप पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। डायरेक्टली आपको पैसेज नहीं देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के बाद फिर आपको पैसेज की जानिब रुजू करना है। आपको इक़्तिबास देखना, पैसेज को क्या बोलते हैं, इक़्तिबास बोलते हैं उर्दू में। चलिए पढ़ लेते हैं पैसेज में क्या कहा जा रहा है। इंसान अपनी जिस्मानी और जहनी मेहनत व मशक्क़त के बाद आराम का तालिब होता है। यहाँ आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। इंसान अपनी जिस्मानी और जहनी मेहनत व मशक्क़त के बाद आराम का तालिब होता है। उसके लिए वो या तो कहीं तफरीह के लिए जाना पसंद करेगा या फिर कोई फ़िल्म वगैरह देखेगा। उनके अलावा कुछ आदतें भी अपना लेता है, जैसे पान खाना, सिगरेट, बीड़ी और सिगार पीना या फिर शराब पीना। सिगरेट और बीड़ी वगैरह तंबाकू से तैयार किए जाते हैं। अभी पूछा गया किसे, तो ये आपके जहन में गूंजेगा कि हाँ इसके हवाले से सवाल किया गया है। ठीक है, तैयार किया जाता है। उसके आगे देखते हैं, तंबाकू के पत्तों में एक मादा निकोटीन होता है जो कि आज़ाबी निज़ाम में हैजान पैदा करता है, तो हैजान के हवाले से भी सवाल आया है। सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में निकोटीन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी पाया जाता है। मोनोऑक्साइड गैस के हवाले से भी सवाल किया गया है। आपके जहन में गूंज रहा होगा कि हाँ ये सवाल में है। सिगरेट नोशी से सिर्फ दिल की बीमारियां ही नहीं होती बल्कि फेफड़ों के लिए भी ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, तो नुकसानदेह का भी आपको सवाल में पूछा गया। सिगरेट सिर्फ उसके पीने वाले के लिए ही नुकसानदेह नहीं होता बल्कि अतराफ़ में जो लोग होते हैं उनको भी उतना ही नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो पता चल गया ना कि कहाँ से सवाल पूछा गया। अब सवाल देखते हैं, तो आप भी इसका आंसर कर सकते हैं या फिर मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाइए, ताकि मैं वहाँ आपको पीडीएफ और इसका वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो वीडियो को देखिए, आप आसानी से प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी यहाँ से। मैं भी ऐसे ही प्रिपरेशन किया था सीटेट की। तो 121 का देखते हैं, ख़ास का मुतज़ाद। ठीक है, तो लफ्ज़ ख़ास का मुतज़ाद क्या होगा, खुसूसी, आम, अहम, ज़रूरी। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि ऐसे जनरल पूछ लिए जाते हैं। तो ख़ास का जो मुतज़ाद है ये ग्रामर का है, ये समझना चाहिए। बोलते हैं नहीं अरे भाई ये तो एक ख़ास बात है, अरे छोड़ो ये तो जनरल है, जैसे होता है स्पेशल जनरल होता है ना, तो ये जनरल बात है, ये आपको पैसे से ताल्लुक़ नहीं। तो ख़ास का मुतज़ाद क्या होगा, बोलते हैं ना आम, ख़ास, तो ये आम हो जाएगा, जनरल इसको बोलते हैं। ठीक है, ख़ास को मतलब महत्वपूर्ण बोलेंगे। देखिए यहाँ पे आप वर्ड को भी समझते चलिए, ख़ास को स्पेशल बोलते हैं और आम को जनरल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका 121 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लास्ट तक बने रहिए और एक सेट को आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आई थिंक कि बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे और आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि कैसे तैयारी करें। सबसे बड़ा डाउट होता है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, सबसे मसला ये होता है कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ये सबसे बड़ा होता है। लेकिन इसके बाद ये डाउट नहीं रह जाएगा। सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किया जाता है, सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, पीपल के पत्तों से, पान के पत्तों से, अरंडी के पत्तों से, तंबाकू के पत्तों से। तंबाकू के पत्तों से है, तो देखते हैं क्या आंसर में है इसका इस तरह कहीं तंबाकू के पत्तों से जब कहा जा रहा है, तो तंबाकू के पत्तों का ऑप्शन कहाँ है। देखते हैं यहाँ पे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं इसको, सिगरेट और बीड़ी वगैरह तंबाकू से तैयार किया जाता है, तंबाकू के पत्तों में। ठीक है, तंबाकू के पत्तों से। ठीक है, तो यहाँ पे तंबाकू के पत्तों है ना, यहाँ पे देखिएगा तंबाकू के पत्तों, तो एज इट इज़ आपको उठा के फिल कर देना है। तो क्या 122 का आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, तंबाकू के पत्तों से। सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किया जाता है, तंबाकू के पत्तों से। आपको दिमाग भी नहीं लगाना, बस समझ लेना है और फिल करके आगे बढ़ना है। अच्छे खासे नंबर आपको 15 आउट ऑफ 15 आप कहीं नहीं जाएगा, आपका 15 में से 15 बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, कहीं नहीं जाएगा। आप समझ के पढ़ ले रहे हैं तो
123 नंबर देखते हैं, इंसान कब आराम का तालिब होता है। इंसान कब आराम का तालिब होता है। ज़्यादा फिल्में देखने के बाद, जिस्मानी और जहनी मेहनत व मशक्क़त के बाद, ज़्यादा पढ़ने और लिखने के बाद, ज़्यादा दौड़ने और तैरने के बाद। तो कब होता है दोस्तों? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है इसके। एक हमने पढ़ा है अभी, स्टार्टिंग में आप चलते हैं, इंसान अपनी जिस्मानी और जहनी मेहनत व मशक्क़त के बाद आराम का तालिब होता है। तो इस तरह का कहाँ पे पाया जा रहा है? जिस्मानी और जहनी मेहनत व मशक्क़त का, जिस्मानी और जहनी मेहनत व मशक्क़त के बाद। तो ये ऑप्शन 2 जो दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट है आपका, हो जाएगा। इंसान को आराम कब मिलता है? जिस्मानी और जहनी मेहनत व मशक्क़त के बाद उसको आराम मिल जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं इसको, वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, बताएं कि सीटेट का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो चैनल को फॉलो कर लें, अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे वीडियोस लेकर आऊं और क्वालिटेटिव वीडियो लेकर आऊं। तो यहाँ पे 123 का हो गया आपका ऑप्शन 2। 124 नंबर देखते हैं, 124 में क्या कहा जा रहा है? निकोटीन इंसान के किस निज़ाम में हैजान पैदा करता है। हैजान का लफ्ज़ आया था ना, किस निज़ाम में हैजान पैदा करता है। तो देखते हैं हैजान किस में पैदा करता है। थोड़ा सा हम पैसेज को देखते हैं और ये आपको जब मैं प्रोवाइड करवा दूंगा तो आप PDF की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे। ऊपर से निकोटीन होता है जो कि आसाबी निज़ाम में हैजान पैदा करता है। सिगरेट, यहाँ से देखते हैं, तंबाकू के पत्तों में मादा निकोटीन होता है और आसाबी निज़ाम में हैजान पैदा करता है। किसमें? आसाबी निज़ाम। तो आसाबी निज़ाम का ऑप्शन है कि नहीं? देखिए यहाँ पे 3 में दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना 3 में, ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। आसाबी निज़ाम में हैजान पैदा करता है। बस आपको पैसेज दिमाग में रखना है, आंसर खुद ब खुद आपके जहन में आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। 25 नंबर देखते हैं, 125 में क्या कहा जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं ऑप्शंस यहाँ जो दिए गए हैं आपके, मिलों और फैक्ट्रियों से निकले धुएं में, बी में है, 2 में है लकड़ी और बुरादे के धुएं में, 3 में है हिस्सा बैटरी और सिगार के धुएं में, और 4 में है सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में। तो क्या होगा 125 का? 125 का क्या करेक्ट आंसर होगा? तो देखते हैं, फिर पैसेज के जानिब चलते हैं। हम आंसर बता सकते हैं लेकिन हम आपको पैसेज दिखाना चाहते हैं। अगर पैसेज आप देखेंगे तो आपको 100% पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं पैसेज, यहाँ से हम पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे ऊपर से। सिगार, बीड़ी और सिगार के धुएं में निकोटीन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है। तो इस तरह का लफ्ज़ किस में आपका है? इस तरह का सिंबल आपका कहाँ पाया जा रहा है? देखते हैं। ये आपका सिगार, बीड़ी और सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में। तो ये ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 125 का ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से अच्छा खासा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। 126 देखते हैं, जिस्म के किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। जिस्म के किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। अभी हम पढ़े थे, पैसेज के लास्ट में आप जाइएगा तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, एकदम करेक्ट मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं, एक मिनट, सवाल देखने पहले। जिसमें कि किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। 126 में क्या करेक्ट होगा? हाँ, तो 126 का हम देखे थे यहाँ पे, ये फेफड़ों के हवाले सिगरेट नोशी। यहाँ पे देखिए, सिगरेट नोशी से सिर्फ दिल की बीमारियाँ ही नहीं होती बल्कि फेफड़ों के लिए भी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। फेफड़ों के लिए, किसके लिए? फेफड़ों के लिए। तो फेफड़ों का ऑप्शन है कि नहीं देखते हैं, फेफड़ों का ऑप्शन है कि नहीं। फेफड़ों के लिए आपका 126 में ऑप्शन 1 ही में रखा हुआ है कि फेफड़ों के लिए शराब नोशी जो है नुकसानदेह है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको आंसर बता कर ही बढ़ सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिकल आपको दिखा दूँ कि आपको आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। 127 नंबर देखते हैं, 127। सिगरेट के धुएँ से अतराफ़ के लोगों को क्या पहुँचता है। सिगरेट के धुएँ से अतराफ़ के लोगों से क्या पहुँचता है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसा कि पैसेज में है। देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। पैसेज आप लोग देखिए, ये पैसेज थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं।
देखिए यहाँ देखिएगा, सिगरेट सिर्फ इसके पीने वाले के लिए ही नुकसानदेह नहीं होता, बल्कि अतराफ़ में जो लोग होते हैं उनको भी उतना ही नुकसान पहुंचता है, उतना ही नुकसान पहुंचता है। क्वेश्चन देखते हैं, नुकसान पहुंचता है, सिगरेट के धुएं से अतराफ़ के लोगों को क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है। तो 127 का ऑप्शन जो नुकसान है यही आपको फिल करना है। क्या है? नुकसान पहुंचता है तक। ठीक है, यहाँ दुख भी हो सकता है, सुख तो होगा नहीं, दुख का भी आपके जहन में ख्याल आ सकता है, लेकिन इसके कहने का मतलब है कि जो लफ्ज़ आपका पैसेज में दिया गया है उसी को वही आपका सही आंसर होगा, तो वही आपको फाइंड आउट करके फिल करना है। तो 127 का ऑप्शन B2 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 128 देखते हैं, नुकसान की जमा क्या है? ये भी आपका ऐसे जनरल पूछ लिया गया, ये आपको उर्दू प्रिपरेशन में आपको याद होना चाहिए। तो नुकसान की जमा क्या है? 128। जो लोग देख रहे हैं कमेंट करना चाहें तो इसका कर सकते हैं। इसके हवाले से मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वाहिद, जमा, तस्निया, तस्कीर और तानीस, इस तरह के वीडियोस, वोकैबुलरी आपके जो है सिंगुलर प्लूरल के उर्दू के हवाले से पढ़े हुए हैं, आप उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। तो जो लोग देख रहे हैं अगर अंदाज़ा उनको है तो कमेंट कर दें क्या होगा। 128 का नुकसान की जमा क्या है? तो दोस्तों नुकसान की जमा जो है बोला जाता है नुकसानात। ठीक है, नुकसानात। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 128 हो गया, 128 हो गया। 129 ये आपका सेकंड पैसेज होता है। बोला हूँ ना, इसमें दो पैसेज होते हैं, किसी में एक नज़्म एक नस्र, और किसी में दोनों आपका जो नस्र ही दे देता है, इक़्तिबास दे देता है उठा के। तो यहाँ पे आपको इसमें सेकंड लैंग्वेज में आपको दोनों में क्या मिल गया? इक़्तिबास मिल गया। तो पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे मुल्क के उन रहनुमाओं में से हैं जिन पर हिंदुस्तान हमेशा नाज करेगा। वो बचपन से बहुत ज़हीन थे। इसमें भी आपको क्या करना है, ये नहीं पढ़ना है, आपको पहले क्वेश्चन देख लेना है। क्वेश्चन देख लेना आपको। आज़ादी का मुतज़ाद, ठीक है। अगला 30 में है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बचपन से कैसे थे? ठीक है, जैसा अभी पढ़ लिया हूँ, आ गया जहन में। तो ये पूछा जा रहा है कैसे थे, ये सारी चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी कि क्या क्या पूछा है। 131 में देखते हैं, उन्होंने किस उम्र में लिसानुल-सिद्क़ पर्चा जारी किया? ये भी आपको उसी में दिया होगा डेट, कितने साल में, कैसे। 132 में वह किताबों के हवाले कब देते थे? रेफरेंस बुक्स का कब देते थे? वो भी आपका पर्चा मिल जाएगा आपका पैसेज में। 133 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन अखबार में पढ़ते वक्त सब क्या समझते थे? ये भी आपका पैसेज में मिल जाएगा। 134 का आज़ादी के बाद उनको आज़ाद हिंदुस्तान का क्या बनाया गया? ये भी आपका पैसेज में एज इट इज़ मिल जाएगा। मज़मून की जमा क्या है ये आपको बताना है। अब पैसेज पढ़ते हैं, अब जहन में आपके गूंजेगा कि क्या क्या सवाल पूछा जा रहा है। पैसेज देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे मुल्क के उन रहनुमाओं में से हैं जिन पर हिंदुस्तान हमेशा नाज करेगा। वो बचपन से बहुत ज़हीन थे, उनका हाफिज़ा भी गज़ब का था। जो किताब एक बार नज़र से गुज़र गई, जो शेर एक बार कान में पड़ गया, वह उम्र भर के लिए याद हो गया। लिखते, तकरीर करते या बातें करते वक्त वो बड़ी आसानी से किताबों के हवाले देते थे। तो हवाले देते थे किस कंडीशन में, वो आपका यहाँ पे ज़िक्र हो गया। आगे देखते हैं, मौलाना आज़ाद ने सिर्फ 15 बरस की उम्र में लिसानुल-सिद्क़ नामी पर्चा जारी किया। कितने बरस में? 15 बरस में। ये भी आपके सवाल में है। लोग उन अखबार में उनके मज़ामीन पढ़ते तो यही समझते थे कि उनका लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। ये भी आपके सवाल में पूछा गया है। ये आपको कब समझ आया कि सवाल में पूछा गया? जबकि आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं, उन्होंने अपने हमवतनों में आज़ादी की रूह फूंकने के लिए अखबार जारी किया। अपने मज़ामीन के ज़रिए लोगों में आज़ादी की तड़प पैदा की। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उन्हें आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। क्या बनाया गया? पहला वज़ीर तालीम। अब देखते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल 129 देखते हैं, आज़ादी का मुतज़ाद क्या होगा? ठीक है, आज़ादी का मुतज़ाद क्या होगा 129 का, ये आप बता सकते हैं। इसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं नहीं, आज़ादी मुझे चाहिए, ग़ुलामी नहीं चाहिए, तो ये मुतज़ाद कहते हैं, जिसको विलोम कहते हैं हिंदी में, या फिर इंग्लिश में एंटोनिम कहते हैं, उर्दू में इसको मुतज़ाद कहते हैं। तो आज़ाद जो होता है आपका एक तरह का फ्रीडम के माने में होता है, ग़ुलामी जो है इसका जस्ट अपोजिट बोल जाए, जो कि स्लेवरी के माने में होता है। तो 129 का ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आज़ाद का मुतज़ाद ग़ुलामी है। तो ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
130 देखते हैं 130 में क्या कहा जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बचपन से कैसे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बचपन से कैसे थे। ऑप्शंस आपके हैं सेहतमंद, होशियार, ज़हीन या मेहनती। कैसे थे दोस्तों, इसको हम पैसेज में ले जाके आपको दिखाना चाहेंगे। पैसेज में हम आपको ले जाके दिखाना चाहेंगे कि वो कैसे थे। आप अगर पैसेज को देख रहे हैं तो थर्ड लाइन का स्टार्टिंग आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, वो बचपन से बहुत ज़हीन थे। तो क्या कहा जा रहा है कि ज़हीन थे, तो ज़हीन का लफ्ज़ वहाँ पे है तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज़हीन का ऑप्शन अगर है तो बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बस कहीं से नहीं करना है, वहीं से आपको उठा के फिल कर देना है। तो 130 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 जो कि ज़हीन, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होता है, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 देखते हैं। 131 में क्या पूछा जा रहा है, उन्होंने किस उम्र में लिसानुसिद्क़ पर्चा जारी किया। 14 बरस की उम्र में, 20 बरस की उम्र में, 16 बरस की उम्र, 15 बरस की उम्र में। तो 131 का भी आंसर हम देख ले रहे हैं कितनी उम्र के मतलब थे कि जब उन्होंने ये जारी किया। देखते हैं पैसेज में जा कर के। मौलाना, यहाँ से देखिएगा, मौलाना आज़ाद ने सिर्फ 15 बरस की उम्र में लिसानुसिद्क़ नामी पर्चा जारी किया। कितने, 15 बरस। तो 15 बरस का ऑप्शन है कि नहीं, हम रुजू करते हैं अब सवाल की तरफ। 15 बरस का ऑप्शन है कि नहीं, तो 15 बरस का बिल्कुल इसमें 15 बरस का ऑप्शन है। 131 में आपका ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल बता रहा है कि 15 बरस की उम्र में। तो ऑप्शन 4 जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 132 में क्या कहा जा रहा है, वो किताबों के हवाले कब देते थे। वो किताबों के हवाले रेफरेंस जो है कब देते थे, ये भी आपका पैसेज में, हम पैसेज में ले जाके आपको दिखाना चाहेंगे। हम ये नहीं सोचना है कि आपको आंसर बता दें और आप रट लें, बल्कि रटने की ज़रूरत नहीं, आप समझ लीजिए। आपके पास कोई सा भी पैसेज आएगा उसे आप आसानी से इस पैटर्न पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कहाँ ले चलते हैं हम आपको, पैसेज की तरफ, पैसेज की तरफ ले चलते हैं, वहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, यहाँ से देखिएगा आप लोग, लिखते, तकरीर करते या बातें करते वक्त वह बड़ी आसानी से किताबों के हवाले देते थे। लिखते, तकरीर करते या बातें करते वक्त, ये है ना। अब इस तरह का जुमला है कि नहीं, उसमें देखना है ये ऑप्शन में है कि नहीं। लिखते, तकरीर करते और बातें करते वक्त कहाँ पे है, ये ऑप्शन 2 में आपका ये कहा जा रहा है। ऑप्शन 2 अगर आप देख रहे हैं कि गुफ्तगू करते वक्त, वो लिखते और गुफ्तगू करते वक्त और लिखते वक्त, यानी ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है गुफ्तगू करते वक्त और लिखते वक्त, और 2 में कहा जा रहा है लिखते, तकरीर करते और बातें करते वक्त। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा आपको मिलता जुलता लगेगा लेकिन एकदम एग्जैक्ट आपको डालना है, तो ये समझना पड़ेगा। बातें करते वक्त और तकरीर करते वक्त, लिखते और तकरीर करते वक्त नहीं, बल्कि लिखते, तकरीर करते और बातें करते वक्त सारे कंडीशंस में वो बुक्स का रेफरेंस देते थे, हवाला देते थे। तो ये 132 का ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर देखते हैं, 133 का राइट आंसर क्या होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन अखबार में पढ़ते वक्त सब क्या समझते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन पढ़ते वक्त लोग क्या समझते थे। ऑप्शन देखते हैं, लिखने वाला कोई जय्यद आलिम है, लिखने वाला कोई दानिश्वर है, लिखने वाला कोई आलिम फाजिल है, लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। तो ये कहाँ मिलेगा आंसर में दोस्तों, ये आंसर में कहाँ मिलेगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर में इसको दिखा दूँ। तो चलिए आंसर देखते हैं कि आंसर में ये कहाँ है। पैसेज के जानिब हम चलते हैं। पैसेज एक बुज़ुर्ग आलिम का लफ्ज़ आपको दिखेगा अभी यहाँ पे, देखिएगा ये यहाँ से लोग उन अखबार में उनके मज़ामीन पढ़ते तो यही समझते थे कि उनका लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। क्या है, बुज़ुर्ग आलिम, यही आपको फाइंड आउट करना है। लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है, तो बुज़ुर्ग आलिम का ऑप्शन जहाँ पे है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो देखते हैं कि लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। ये किस में आपका है? 133 का ऑप्शन 4 में कहा जा रहा है कि लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। तो 133 का ऑप्शन 4 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर देखते हैं। 134 में कहा जा रहा है आज़ादी के बाद उनको आज़ाद हिंदुस्तान का क्या बनाया गया? आज़ादी के बाद उनको आज़ाद हिंदुस्तान का क्या बनाया गया? आपको पता है कि वज़ीर तालीम बनाया गया, लेकिन आपको इस पर बिलीव नहीं करना है, बल्कि आपको पैसेज में जाना है, पैसेज में देखना है कि क्या बनाया गया था उनको। तो आप लास्ट लाइन देखेंगे तो आपको वहीं पे मिल जाएगा लिखा हुआ बिल्कुल एकदम साफ तौर से कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उन्हें आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया, पहला वज़ीर तालीम बनाया गया, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, शिक्षा मंत्री उनको बनाया गया, पहला फर्स्ट हिंदुस्तान का। तो ये बताना है तो पहला वज़ीर तालीम ही जब यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको यही फिल करना है, कुछ और फिल नहीं करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, पहला वज़ीर कानून लॉ मिनिस्टर, वज़ीर तालीम एजुकेशन मिनिस्टर, वज़ीर मालियात फाइनेंस मिनिस्टर, वज़ीर मवासलात रिसोर्स मिनिस्टर। तो आपको क्या है वज़ीर तालीम जब कहा गया तो वज़ीर तालीम आपका कहाँ पे है? 134 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा पहला वज़ीर तालीम। तो ये ऑप्शन 2 जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 135 देखते हैं 135 में क्या कहा जा रहा है। 135 में कहा जा रहा है कि मज़मून की जमा क्या है? आप कमेंट कीजिए कि मज़मून की जमा क्या है। जिन लोगों को पता है वो करें और ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप लोग इस पर भी कमांड हासिल करके जाएं, इसलिए कि इस तरह के वर्ड्स आपको पूछ लिए जाते हैं 1-2 या तो वाहिद, तस्निया, जमा, तस्कीर, तानीस या मानी करके पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देखेंगे तो आपकी ये सारी क्वेश्चंस वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मज़मून की जमा क्या है? 135 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल मज़ामीन ये इसका जमा होता है, तो जो कि सब्जेक्ट के माने में होता है, विषय के माने में होता है, तो मज़मून की जमा मज़ामीन बोला जाता है। 135 का ऑप्शन सेकंड बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 135 जो दोस्तों ये आपका पेडागोजी से स्टार्ट होता है। पेडागोजी क्या होता है? जिसको उर्दू में तरीक़े तदरीस बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पेडागोजी बोलते हैं। पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी गोजी सब बोलते हैं इसको। तो पेडागोजी को क्या बोलते हैं? तरीक़े तदरीस, ठीक है। ये आपका टीचिंग मेथड से रिलेट करता है कि कंडीशंस कैसे होने चाहिए बच्चों को पढ़ाते वक्त, या किन किन बातों को आपको मद्देनज़र रखना है। हिदायत पढ़ते हैं, नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसी के हवाले से आपको आंसर भी करना। 136 का देखते हैं क्या कहा जा रहा है। पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? 1 में कहा जा रहा है रियासती बोर्ड के ज़रिया अंदाज़े क़द्र, 2 में कहा जा रहा है अज़ खुद अंदाज़े क़द्र, उस्ताद के ज़रिया अंदाज़े क़द्र, और 4 में है अज़ खुद और उस्ताद दोनों के ज़रिया अंदाज़े क़द्र। इसमें दोस्तों आपको पैसेज नहीं दिया जाएगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पेडागोजी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। मैं पेडागोजी के कुछ आपको थ्योरी दिया हूँ, बहुत पहले दिया, पिछले साल मैं दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसकी पूरी थ्योरी करा दूँ आपको। जिस तरह आपका CDP होता है बिल्कुल उसी तरह पैटर्न पे भी होता है, तो मैं बिल्कुल पूरा कराऊँगा इसका, और उर्दू के जितने भी पेडागोजी होंगे आसानी से उसको मैं कवर कर लूँगा। तो इसको आपको समझते हुए चलना पड़ेगा। पोर्टफोलियो क्या होता है दोस्तों? पोर्टफोलियो जो होता है ये बच्चे का एक तरह का रिकॉर्ड होता है, उसका प्रमोशन, डेवलपमेंट, डिमोशन जो भी होता है वो सब उसका डिटेल होता है, उसके वालिदैन का या उसका तालीमी साल जो है उसका ऑप्टेड मार्क्स वगैरह लेके एक तरह का रिकॉर्ड ये होता है, जो कि मैं भी किया हूँ, आप लोगों में से जो भी B.Ed किए होंगे वो भी इसको फेस किए होंगे और उस पर अमल किए होंगे। ये होता कैसे है? हालांकि ये मेरा किया हुआ, तब मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद किया हूँ, पोर्टफोलियो बनाया हूँ बच्चों का। तो अज़ खुद और उस्ताद दोनों के ज़रिया अंदाज़े क़द्र होता है, ये जो होता है ना ये दोनों के ज़रिया होता है। 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 136 का ये दोनों हो जाएगा, अज़ खुद और उस्ताद दोनों के ज़रिया, यानी बच्चा खुद एक तरह का एनालिसिस कर सकता है अपने बारे में, या उस्ताद खुद उसका एक तरह का पोर्टफोलियो रिकॉर्ड कलेक्ट करता है। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल। इससे क्या होता है? इससे पता चलता है कि बच्चे का जो तालीमी साल है वो कारगर हुआ कि नहीं, बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, प्रमोशन डिमोशन क्या हुआ, ये सूरतें उसमें पूरी पता चलती है। 137 देखते हैं। लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे में मुआविन होता है? देखिए सीटेट का सबसे बड़ा मसला है कि इसका जो उर्दू होता है ना, ये गूगल ट्रांसलेशन, मुझे लगता जाता है कि गूगल ट्रांसलेशन होता है, तो काफ़ी इसकी उर्दू जो है थोड़ा समझने में पेडागोजी की दुश्वारी होती है। ये आप समझ लीजिए, पेडागोजी की उर्दू
समझने में आपको दुश्वारी होगी, लेकिन पैसेज का जो होता है बहुत आसान होता है। 15 नंबर तो आपके हाथ में होता है, ये 15 जो आपका पेडागोजी का होता है, इसमें से हाउ मच आप कितना ले रहे हैं ये आपके हाथ में होता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो पेडागोजी का उर्दू काफ़ी टफ होता है, देख रहे हैं नहीं समझ में आएगा, जो थोड़ा कम जानेंगे उर्दू को नहीं समझ पाएगा। मुअम्मा लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे में मुआविन होता है? अदबी माना, सुनने की महारत, लिखने की महारत, लफ्ज़ियात। मसलन कह लीजिए, जैसे कह लीजिए एक लफ्ज़ है हैवान, ठीक है, हैवान हो गया। अगर इसमें और लफ्ज़ का इजाफा कर दे, मान लीजिए हैवानात, इसको हम बना दें हैवानात, तो आपका क्या इजाफा हो गया इसमें? अलिफ और ता का इजाफा हो गया। तो इजाफा किस में हुआ? ठीक है, इजाफा किस में हुआ? ये आपका जो इजाफा हो रहा है लफ्ज़ों पर मबनी, यानी लफ्ज़ों पे जो मबनी डिपेंडेंट है, लफ्ज़ों में, माने में तो इजाफा होगा, उसके मानों पर अगर मबनी देता तो आपका माना में इजाफा, आदमी माना वो हो जाता, लेकिन आपको समझना यहाँ पे लफ्ज़ों में अगर इजाफा कर दिया है तो क्या होगा? लफ्ज़ियात का इजाफा होगा। ठीक है, यानी उसमें अभी हैवान ही कह रहे थे, अब हमको कहना पड़ रहा है हैवानात, अलिफ और ता उसमें जोड़ना पड़ रहा है, ये उसका है। बस अगर आप इसकी उर्दू समझ ले रहे हैं तो आसानी से कर लेंगे। तो अगर लफ्ज़ में लफ्ज़ को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो लफ्ज़ में ज़्यादती होगी, तो आपका माना जो आएगा लफ्ज़ियात हो जाएगा, जो नंबर में लफ्ज़ के बढ़ा देता है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर देखते हैं, दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े क़द्र के दौरान ज़रूरी नहीं है? दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े क़द्र के दौरान ज़रूरी नहीं है? यानी इसमें से कहा जा रहा है 138 में कि जो हेयरिंग को प्रमोट करने वाला इनमें से कौन नहीं है? आपके ऑप्शन है साफ़ और वाज़ेह आवाज़। जाहिर सी बात है, जब तक आप साफ़ और वाज़ेह आवाज़ नहीं बोलेंगे तो बच्चा आपकी बात नहीं समझ पाएगा। बच्चा ही नहीं बल्कि कोई नहीं समझ पाएगा। आप ऐसा बोल रहे हैं कि आधा बोल रहे हैं और आधा आपके मुंह में रह जा रहा है, तो वो आपका जो जुमला होगा माना खेज़ नहीं होगा, कोई समझ ही नहीं पाएगा, तो वो आपका लग़्व हो जाएगा, मीनलेस हो जाएगा। इस वजह से साफ़ और वाज़ेह आवाज़ होना ज़रूरी है, तो ये आपका हो जाएगा। आवाज़, लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ ये भी ज़रूरी है, ठीक है, ये भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आम और आम में कुछ फ़र्क नहीं रह जाएगा। जिस तरह एक के माने होता है जनरल और एक के माने होता है मैंगो, तो थोड़ा सा तलफ़ुज़ होना चाहिए ताकि पता चले कि हाँ क्या बोला जा रहा है, तो ये भी ज़रूरी है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल। तो ठीक है, जिसको सियाक़ व सबाक़ बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट का भी ख्याल रखा जाए कि सुनने वाला समझ सके कि आप कहाँ से किसको कोरिलेट कर रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है। तो लुग़ात और फ़ामूस का इस्तेमाल ये ज़रूरी नहीं है। लुग़ात और फ़ामूस का इस्तेमाल जो सुनने की महारत को प्रमोट नहीं कर सकता। यहाँ पे लुग़ात की बात नहीं है, बल्कि यहाँ प्रोनाउंस, जो चीज़ें बोली जाएँ और वो माना खेज़ हो तो सुनने वालों को फ़ायदा होगा। तो चूँकि लुग़ात का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल नहीं, इसी वजह से ये अंदाज़े क़द्र के दौरान ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल 138 का ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 139 देखते हैं। 139 में क्या कहा जा रहा है? ज़बान के हुरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक तरीका है। तदरीस का एक डैश तरीका है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज़ वो कमेंट करते रहें, मैं आपके कमेंट को नहीं देख रहा हूँ, मैं बस पढ़ाए जा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा इसको। चूँकि कमेंट देखने से मतलब टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग अगर इंटरेक्ट बना के देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा। 139 का ज़बान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक डैश तरीका है। वो क्या होगा? 139 में क्या होगा ये बताया जा रहा है कि अगर कोई ज़बान के हरूफ जो होते हैं आवाज़ के साथ मिला के पढ़ रहा है, यानी हरूफ को जोड़ कर मिला के पढ़ रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस यहाँ पे हैं, यानी इस जगह फिल क्या होगा? जुज़्व, ज़बान का तरीका, रास्त तरीका, सौती तरीका, कुल ज़बान का तरीका। तो जाहिर सी बात है, अगर एक हर्फ को दूसरे हर्फ से हम मिलाएंगे और जो बोलेंगे, चूँकि मिला कर रहे हैं उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो कोई चीज़ आप मिला रहे हैं फिर उसको बोल रहे हैं, वो क्या तरीका होगा? कुल ज़बान का तरीका, एक तरह का कुल ज़बान का तरीका, लेकिन जो इसमें फैक्ट होगा 139 का वो हो जाएगा सौती तरीका। सौत के माने क्या होता है? आवाज़, साउंड जिसको कहते हैं। सौती तरीका यानी साउंड का जो तरीका होगा, मेथड ऑफ साउंड, वो हो जाएगा यहाँ पे ज़बान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिला के पढ़ना। एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिला, जैसे मिनल्लाहि, अना अकल तो शय्यन, तो एक चीज़ को दूसरे चीज़ से मिला के, मैं खाना खा लिया, मैं घर में सो रहा था, तो एक चीज़ को दूसरे चीज़ से मिला के पढ़ने को एक तरह का सौती तरीका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
140 देखते हैं। 140 में दरसी किताब से परे जाने का मतलब क्या है? दरसी किताब से परे जाने का मतलब क्या है? एनसीईआरटी 2005 क्या कहता है? लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो एक तरह का बच्चों का डेली रूटीन लाइफ से जोड़ के हम तालीम बच्चों को दें, ये एनसीईआरटी कहता है। तो ये कह रहा है कि दरसी किताब से परे जाने का मतलब क्या? जो टेक्स्ट बुक है उसकी दुनिया से आप बाहर निकलिए, रिटन फॉर्म से आप बाहर निकल के बच्चों को डेली रूटीन लाइफ से जोड़िए। इसका मतलब क्या होता है? देखते हैं ऑप्शन। दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मज़ीद गिरा बार ना करना, ठीक है, यानी आप कहा जा रहा है कि बच्चों को दरसी किताब ही में रखें, अगर बाहर ले जाएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा। तो ये नहीं सही है, कुछ और देखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। सेकंड नंबर में कहा जा रहा है दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना, सेकंड में ये कहा जा रहा है। देखते हैं थर्ड में क्या कहा जा रहा है, दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे परे जाना। और फोर्थ में मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? 140 में हम सेकंड ऑप्शन को अगर कंसीडर करते हैं, दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना। दरसी किताब तो है ही आपके साथ, और आपके साथ में दरसी किताब के अलावा आप डेली रूटीन लाइफ से उस तालीम को जोड़ के बच्चों से पढ़ाइए, तो वो आपकी तालीम काफ़ी कारगर और फ़ायदेमंद होगी। तो ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 150 देखते हैं। 141 देखते हैं। 141 में क्या कहा जा रहा है? एक बड़ा सा सवाल है, लेकिन पढ़ के इसका जवाब हम असली फाइंड आउट करेंगे। उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। बच्चे उसकी हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़बान के क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होती हैं, ठीक है, यानी एक तरह का यहाँ पे कह सकते हैं कि मेथड दिया गया है कि टीचर जो है बच्चों से कहा जा रहा है कि लिफाफा बनाओ। लिफाफा का तरीका इन्वेलप जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इन्वेलप बोलते हैं उसको। जिस तरह की किसी को कोई चीज़ पार्सल करना हो, पोस्ट करना हो, तो लिफाफे में डाल के वही बनाने के बारे में बता रहा था पूरा मेथड कि ऐसे ऐसे मोड़ के बनाना है तुम्हें। तो इस तरीके को, ठीक है, ज़बान के क्लास में अगर ऐसा कर रहा है तो किस चीज़ को प्रोमोट कर रहा है? 141 में ऑप्शन देखते हैं। तख्लीकी महारत में इजाफ़ा करने में, लिखने की महारत में इजाफ़ा करने में, बोलने की महारत में इजाफ़ा करने में, सुनने की महारत में इजाफ़ा करने में। तख्लीकी महारत में इजाफ़ा करने में नहीं होगा, इसलिए कि बच्चों से ये नहीं कहा जा रहा कि आप लोग लिफाफा बनाइए अपने अपने हिसाब से। अगर ऐसा कहा जाता तब उसके अंदर क्रिएटिविटी होती, बल्कि उसको बता दिया गया पहले, तो इस वजह से पहला जो निकल जाएगा। सेकंड, लिखने की महारत में इजाफा करने में बिल्कुल नहीं होगा। लिखने की तो कोई बात ही नहीं, मेथड समझने की बात हो रही है, लिखने की बात नहीं बल्कि समझने की बात हो रही है, तो लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। थर्ड में देखते हैं बोलने की महारत में इजाफा करने में, बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, उससे काम बताया गया कि आपको काम करना है। तो फोर्थ जो देखते हैं सुनने की महारत में इजाफा करने में, अगर बच्चों को नसीहत दी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे पूरी बात को ध्यान से सुने और सुनने के बाद उस पर अमल करें और फिर लिफाफे को प्रॉपर तरीके से बनाएं। तो 141 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सुनने की महारत में इजाफा करने में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई थिंक कि ये इतना सारा एक्सप्लेनेशन के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रह गया होगा, मैंने हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके बताया। 142 देखते हैं। 142 में क्या कहा जा रहा है? दफ़ा 343 सेकंड के मुताबिक आईने हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है। मतलब 343 आर्टिकल के मुताबिक किस चीज़ के इस्तेमाल के लिए आईने हिंद कहता है? आपके ऑप्शन अंग्रेज़ी बतौर मुआविन सरकारी ज़बान, हिंदी बतौर सरकारी ज़बान, और 3 में है हिंदी बतौर मुआविन सरकारी ज़बान, अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़बान। तो क्या कहता है हमारा आईन? आर्टिकल 343 सेकंड के मुताबिक आईने हिंद में इस्तेमाल करने के बारे में क्या कहा गया? तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। हम समझ ले रहे हैं अंग्रेज़ी बतौर मुआविन सरकारी ज़बान, जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी ज़बान हिंदुस्तान की नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ी ज़बान हम यूज़ करते हैं ये एक तरह का असिस्टिव लैंग्वेज होता है या असिस्टेंट लैंग्वेज, इसको हम मानते हैं, मुआविन ज़बान मानते हैं कि इस ज़बान की मदद से हम दूसरी ज़बान सीखते हैं। चूँकि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसी वजह से इसको सीखने की इजाज़त देगी मुआविन के तौर पे। इसका कोई क्या नाम है, मुल्की हैसियत इसको नहीं हासिल है। मुआविन ज़बान ये सरकारी ज़बान मुआविन हैसियत से मानी जाती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 142 देखते हैं। 142 में क्या कहा जा रहा है? दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है? दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है? 142
थर्ड में कहा जा रहा है, ऑप्शंस पहले देखते हैं, ज़बान की अपनी तारीख़ी रिवायत हो और यह दूसरी ज़बानों से मुस्तआर ना हो। ज़बान की 1500 से लेकर 2000 साल पुरानी तारीख़ तहरीरी मवाद हो। इस ज़बान में कुछ कदीम अदब, ठीक है, रज़्में कलमबंद किए गए हों। और फोर्थ में कहा जा रहा है ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल ज़बानों से ना हो। ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल ज़बानों से ना हो, तो क्या करेक्ट होगा, इसको देखते हैं। सवाल को एक मरतबा और पढ़ते हैं। सवाल को एक मरतबा हम पढ़ते हैं कि दर्ज झेल में कौन सी क्लास की ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है। क्लास की ज़बान जो कदीम ज़माने से ताल्लुक़ होती है वो कौन सी नहीं है। ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल ज़बानों से ना हो, ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ज़बान का ताल्लुक़ किसी शेड्यूल ज़बान से ना हो, बिल्कुल अपडेट ज़बान से होनी चाहिए। तो ये आपका जिस तरह होता है ना कि मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए, तो ये शेड्यूल से उसका ताल्लुक़ ना हो। तो 143 का ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 देखते हैं, 144 में क्या कहा जा रहा है। 144 में कहा जा रहा है कि आमोज़गार के सुनने की महारत का अंदाज़े कदर किया जा सकता है। जो आमोज़गार किसी का लर्नर जो होता है उसके सुनने की महारत जो होती है, यानी हेयरिंग कैपेसिटी जो है, उसका इवैल्यूएशन हम कैसे कर सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे हैं, उन्हें इल्म से सयाहत के लिए बाहर ले जाकर उनके साथ मुतवातिर मश्क और अमल के ज़रिया। 3 में है कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के ज़रिया मज़ीद खामोश मुताले के लिए मौक़े फ़राहम करके। 144 का राइट क्या होगा। 144 का राइट जो होगा, अगर आप मान लीजिए आमोज़गार के सुनने की महारत का अंदाज़े कदर, सपोज़ दैट आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ाने के बाद पूरा आपका क्लास ओवर होने वाला है और आप सोच रहे हैं कि बच्चा मेरी बात को समझा कि नहीं, लेसन को वो समझा कि नहीं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन 3 में देखिए आप, ऑप्शन 3 में क्या कहा जा रहा है, कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के ज़रिया, जिसको रिकैपिचुलेशन कहते हैं। ठीक है, आप बीएड किए होंगे या फिर और कोई सा ट्रेनिंग डिग्री किए होंगे जहाँ पे लेसन प्लान के ज़रिए पढ़ाया जाता है। हम लोग खुद लेसन प्लान के ज़रिए पढ़ाए हैं, तो आइडिया है कि लास्ट में हम लोग रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चन डालते हैं। वही क्वेश्चन उसमें होते हैं जो हम पढ़ाए हैं, उसमें से 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस निकाल के लाते हैं और उसको बच्चों से पूछते हैं कि बच्चा पूरी बात को समझा कि नहीं। वहीं से अंदाज़ा लग जाता है कि आपका टीचिंग कितना इफेक्टिव है। तो कहानी सुनाने के बाद, कहानी सुनाने का मतलब कहानी सुनाने के बाद, पढ़ाने के बाद, बताने के बाद, लेसन ख़त्म करने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात, जिसको रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस कहते हैं, यादा के सवालात, ये होता है। इससे क्या होता है, उसके अंदाज़े कद्र हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा समझा कि नहीं। तो 144 का ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी लेकिन इसके बाद आपका कोई सा भी डाउट नहीं रह जाएगा। शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। और चैनल पे अगर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो लोग भी उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी वीडियोज़ और क्वेश्चन सीरीज़ मेरे चल रहे हैं, या फिर आप सीटेट के परीक्षार्थी हैं तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कीजिए। 145 का देखते हैं, पढ़ने के इब्तदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। पढ़ने के इब्तदाई मरहले में उस्ताद किस चीज़ पे तवज्जो दे। पढ़ने में दुरुस्तगी पर, हुरूफ़ तहज्जी याद करने पर, पढ़ने में रवानी हर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर। तो 144 का राइट क्या होगा, आप लोग भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका सूटेबल आंसर क्या होना चाहिए। 144 का 145 का सूटेबल आंसर क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। पढ़ने में दुरुस्तगी पर, पढ़ने की देखिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। पढ़ने के इब्तदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। बच्चा पढ़ रहा है तो किस चीज़ पे वो तवज्जो दे। पढ़ने में दुरुस्तगी पर, दुरुस्तगी पे नहीं देना है। दुरुस्तगी तो तब देगा कि जब बच्चा पढ़ना जान जैसी वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। हुरूफ़ तहज्जी याद करने पर, हुरूफ़ तहज्जी याद तो करना ही नहीं है, याद जहाँ भी करने का आए वो फ़ौरन आपका ऑप्शन निकल जाएगा। बच्चों को याद कराने पे फोर्स ही नहीं करना है, ठीक है, उसको समझा देना है। इस तरह आप इफेक्टिव पढ़ाइए। पढ़ने में रवानी पर, रवानी का कोई ताल्लुक नहीं है इब्तदाई मरहले पे। इब्तदाई बच्चे में रवानी कहाँ से आएगी जब वो अब समझ ही नहीं रहा है कुछ। तो क्या होगा, ऑप्शन 4 जो कहा रहा है, हर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर, यानी एकदम बेसिक तरीके से, मतलब कहते हैं माइनर यूनिट से लेकर उसको चलना है। साउंड का जो है हर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर, यानी हर्फ जैसा है उसको वैसे ही पढ़ाए, सीरियल वाइज उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको समझा के पढ़ाए। तो ये ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, एलिमिनेट करना काफ़ी दुश्वार हो जाता है। जिस तरह के हुरूफ़ तहज्जी याद कराने पे यहाँ भी आपका जहन जा सकता है, लेकिन वही आपको थोड़ा सा पकड़ना है कि बच्चों के हक़ में क्या
मुनासिब है, उसके लिए पेडागोजी समझना ज़रूरी है, जो कि मैं थ्योरी के थ्रू आप लोग को कराऊँगा, कोशिश करूँगा कि उर्दू ही में वो कराऊँ। तो 146 देखते हैं, सुनना और पढ़ना है गौर फ़िक्र के महारतें, अखज़ी महारतें, इजहारी महारतें, दिलचस्प महारतें। तो ये क्या है, सुनना और पढ़ना। देखिए ये क्या होता है, सुनना पढ़ना, ठीक है। ये LSRW पूरा ये कि लैंग्वेज का है फार्मूला है, LSRW ये पूरा फार्मूला, इस पे लैंग्वेज काम करता है। इस पर चूँकि अभी यहाँ पॉसिबल नहीं है बताना, इसका पूरा फार्मूला है। मैं जब पे थ्योरी कराऊंगा चैनल से, अगर आप अपडेट रहेंगे थ्योरी कराऊंगा तो वहाँ मैं बता दूंगा। ये दो, एक आपका एक तरह का प्रोड्यूसिव होता है और एक रिसेप्टिव होता है, दो तरह का होता है। तो ये सुनना और पढ़ना है, क्या है 146 में पूछा था कि ये क्या है, तो अखज़ी महारतें हैं, रिसेप्टिव यानी किसी चीज़ को रिसीव करना, ठीक है, इसको बोलते हैं रिसेप्टिव इंग्लिश में, और उर्दू में अखज़ी महारतें हैं। इस पर मैं तफसील से तभी बात कर पाऊँगा चूँकि लंबा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। तो 146 का आपका ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अखज़ी महारतें। नेक्स्ट देखते हैं 147 में क्या कहा जा रहा है, तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किस के ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। तो ऑप्शन है पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग दे करके, 2 में है बच्चों के कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फ़ीडबैक फ़राहम करके, 3 में कहा जा रहा है कि उनके कामों की तारीफ़ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर ख़ुसूसी तबसरा करके गलती को नज़रअंदाज करने के लिए कहकर। तो क्या होगा 147 का क्या होगा दोस्तों, इसमें जो सूटेबल लगा मुझे वो आपका ये ऑप्शन 3 जो कह रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। वो क्या कह रहा है, ऑप्शन 3 में ये कहा जा रहा है कि उनके कामों की तारीफ़ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर ख़ुसूसी तबसरा किया जाए। मान लीजिए बच्चा कोई अच्छा काम किया तो जाहिर सी बात है उसको उसका बदला रिवार्ड मिलना चाहिए, उसको अप्रिसिएट करे, उसके कामों की तारीफ़ करते हुए उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तख्लीक़कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किसकी ज़रूरत ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकता है। तो जाहिर सी बात तख्लीक़कार कोई बच्चा तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, तो जो अमल काम किया है उसका जो रद्द अमल है उस पर उसको तारीफ़ मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 148 में क्या कहा जा रहा है, दर्ज झेल में से कौन अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है। दर्ज झेल में से कौन अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है। तो ये एक तरह का इसमें पूछा जा रहा है कि जो है ज़बान सीखना और ज़बान की आमोजिश जो है ना, ज़बान सीखना और ज़बान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क क्या है। एक तो है ज़बान कोई चीज़ सीख लेना और एक होता है कोई चीज़ का ऑटोमेटिकली हो जाना। जिस तरह होता है मदर टंग है, मदर टंग बच्चा क्या करता है, सीखता नहीं है बल्कि उसे वो खुद ब खुद उसके अंदर इनबिल्ट हो जाती हैं। और कुछ ज़बानें हैं, मान लीजिए कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है तो उसे सीखना पड़ता है। तो ये क्या है 148 में, तो क्या राइट आंसर होगा आपके देखते हैं। रफ्तार और तलफ़ुज़, रवानी और दुरुस्तगी, ज़बान से साबिका दुरुस्तगी और रफ्तार। तो यहाँ पे क्या होता है, ज़बान से साबिका जो है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़बान से साबिका मतलब जो ज़बान वो मतलब लर्न करना चाहता है, ज़बान से साबिका ताल्लुक़, रब्त, सियाक़ व सबाक़ की सूरतें होनी चाहिए उसमें। इसी वजह से ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 149 देखते हैं 149 में क्या कहा जा रहा है। 149 में कहा जा रहा है बतौर माखज़ी मादरी ज़बान के इस्तेमाल के बारे में झेल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। बतौर माखज़ी मादरी ज़बान के इस्तेमाल के बारे में झेल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। मादरी ज़बान के हवाले से पूछा जा रहा है कि कौन सा मादरी ज़बान के बारे में दुरुस्त नहीं है। ऑप्शंस पहले पढ़ देते हैं। यह दूसरी ज़बानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन होती है। बिल्कुल नहीं, मादरी ज़बान से ज़रूरी ऐसा थोड़ी है कि मादरी ज़बान आप सीखनी है तो दूसरी ज़बान से आपको रुक जाना पड़ेगा, आप सीख नहीं सकते। इसी वजह से ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, एलिमिनेट कर देना। सेकंड देखते हैं, यह बच्चों की आमोजिश गौर फ़िक्र और तबादला ख़्याल में मुआविन होती है। ठीक है, इसको अभी रखते हैं। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या कहा जा रहा है, यह आमोज़गार के माना अख़ज़ करने के अमल में मुस्बत रोल अदा करता है। इसको भी देखते हैं। फोर्थ देखते हैं क्या कह रहा है, मादरी ज़बान अहम तदरीसियात मौक़े फ़राहम करती है। तो ये 3 में आपका जहन जाएगा, लेकिन यहाँ पे सूटेबल क्या होगा जो एकदम माना खेज़
निकल के आया कि जो सबको समेट ले, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 में अगर आप देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव इसमें मीनिंग निकल के आ रही है। आमोज़गार के माना अख़ज़ करने के अमल में मुस्बत रोल अदा करता है, यानी मदर टंग जो होगा, तो बच्चों को मान लीजिए आप न्यूटन लॉ पढ़ा रहे हैं, न्यूटन लॉ को फिर आप ऐसा ऐसा वर्ड बोल रहे हैं कि बच्चों को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशन बोल रहे हैं, डेंसिटी बोल रहे हैं, तो इस तरह का वर्ड अगर बोल रहे हैं तो नहीं समझ आएगा। उसी को अगर आप अपने मान लीजिए जोड़ दीजिए डेली रूटीन लाइफ से कि नीचा होना, ऊपर होना, और या मैंगो जो होता है, कोई फल होता है पेड़ पे लटका हुआ होता है, नीचे गिरता है, इस तरह का अगर बताएंगे तो उसके जहन में वो बात आ जाएगी। तो यह आमोज़गार के माना अख़ज़ करने के अमल में मुस्बत रोल अदा करता है। इसी वजह से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उसके डेली रूटीन लाइफ से आसान तरीके से पढ़ा दीजिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा में कुछ ना कुछ कमी है, अगर कुछ सही है तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट आपको सेलेक्ट करना होता है। तो ऑप्शन 4 वहाँ पे 3 जो है, जो दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन 3 है। 149 का ऑप्शन 3। 150 का देखते हैं। 150 में इब्तदाई सतह पर बच्चे की ज़बान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है? इब्तदाई सतह पर बच्चों की ज़बान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है? ठीक है, कह सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? ठीक है, बच्चे का अंदाज़े क़द्र, क़वाइद का इल्म, ज़बान के लिए मुनासिब माहौल, या फिर ज़बान की दरसी किताब। तो क्या होगा? बच्चे का अंदाज़े क़द्र आप कैसे करेंगे? बच्चा तो अभी कुछ सीखा ही नहीं है, अभी तो मतलब प्राइमरी स्टेज पे है, कुछ सीखने जा रहा है, तो आप उसका अंदाज़े क़द्र कैसे करेंगे? उसे तो कुछ ना कुछ सिखाना है अभी। तो क्या होना चाहिए उसके लिए? क़वाइद का इल्म। बिल्कुल नहीं, क़वाइद तो आगे जाके होता है, पहले बच्चा थोड़ा बहुत बोलना लिखना कुछ मतलब तलफ़ुज़ वगैरह कर ले तब तो क़वाइद का मसला आता है। ज़बान के लिए मुनासिब माहौल, ठीक है, अब ये लर्निंग स्टेज में है, तो ज़बान के लिए मुनासिब माहौल होना चाहिए। ज़बान के लिए मुनासिब माहौल, जहाँ पे लोग ज़बान बोलते हों, समझते हों, अच्छी ज़बान बोलते हों, तो ऐसे माहौल में रहने से उसकी जो ज़बान सुधर जाएगी इब्तदाई मरहले ही में, और वहाँ से इम्प्रूवमेंट का स्टेज उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो 150 का ये आपका ऑप्शन 150 का 3 हो जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई, बट एक्सप्लेनेटिव रही कि यहाँ पे हम पूरे तफसील से समझते हुए चलें। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल, अगर आप डायरेक्टली जाके यूट्यूब पे आप लिखेंगे A to Z इन्फो उर्दू करके, तो डायरेक्ट मेरा चैनल वहाँ खुल के आ जाएगा, वहाँ से भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और फर्दर मैं आपको PDF इसका प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सीटेट के अगले पेपर के साथ, और फर्दर उर्दू अनुवादक के भी मैं सेशन चला रहा हूं, तो दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी मेरे साथ अच्छी हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।